वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 38 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है और किसी भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम में ये जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है। साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 20 प्रश्न होंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 38 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आने वाली जो बीपीएससी की परीक्षा है, यूपीपीएससी पैट की परीक्षा है और आरओ मेंस में भी जो है 120 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं, उसमें भी हेल्पफुल होंगे। फ्री वाले टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सिविल सर्विसेज स्टडी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है उसका। उसमें आप क्वेश्चन के क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो। पहला प्रश्न यहाँ पर, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है प्रायः कारक है वायु प्रदूषण का, जल प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का या ऊष्मीय प्रदूषण का। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से तो इसका उत्तर सभी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो प्रायः कारक है वो ऊष्मीय प्रदूषण का है, ठीक है। डी है इसका आंसर। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग जो है प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों में पानी को गर्म करके भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। इस प्रक्रिया में पानी को ठंडा करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को वापस जल स्रोतों में छोड़ा जाता है, जिससे जल स्रोतों के तापमान में वृद्धि होती है और इस तापमान वृद्धि को ही कहते हैं ऊष्मीय प्रदूषण। बहुत पूछा जाता था ये प्रश्न, पूछा जाता है ये प्रश्न एग्जाम में। भोपाल गैस त्रासदी का कारण था, ठीक है। कब हुई थी, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मेनली जो ऑप्शन हैं उसी से बनते हैं। तो कौन सी गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस त्रासदी में? ये कार्बन मोनोऑक्साइड CO तो बहुत निकलती है, ऑटोमोबाइल से निकल रही है, तो ये तो है नहीं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है। इसका आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। MIC भी ऑप्शंस में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC। इस गैस का रिसाव हुआ था, यह रिसाव हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 की रात्रि को, ठीक है। भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये कंपनी थी, कीटनाशक संयंत्र से हुआ था। इस त्रासदी में 2660 से अधिक लोग मारे गए और हजारों लोग प्रभावित हुए थे। चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? बाढ़ से, भूकंप से, अम्लीय वर्षा से, नाभिकीय दुर्घटना से। ये भी एक बड़ी त्रासदी थी चेरनोबिल दुर्घटना, ये नाभिकीय दुर्घटना थी। डी है इसका आंसर। चेरनोबिल दुर्घटना है 1986 की, 26 अप्रैल 1986, तत्कालीन सोवियत संघ, ठीक है। और वर्तमान में वो जगह है यूक्रेन में, ठीक है। वर्तमान यूक्रेन के चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक भयानक परमाणु आपदा थी। यह दुनिया की सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना मानी जाती है। 26 अप्रैल 1986 को रिएक्टर नंबर 4 में एक परीक्षण के दौरान विस्फोट हो गया, जिससे रिएक्टर भवन नष्ट हो गया और पर्यावरण में भारी मात्रा में रेडियोधर्मी फैल गए। विस्फोटक के बाद भारी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री हवा में फैल गई, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ। लगभग 3,50,000 लोगों को विस्थापित किया गया और इस दुर्घटना के दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभावों का आज भी अध्ययन किया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, ठीक है। फुल टेस्ट सीरीज है PDF फॉर्मेट में। रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रभाव हो सकते हैं। पहला है कैंसर, दूसरा है आनुवांशिक उत्परिवर्तन, मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण, जैव संचय। और इसके कूट बनेंगे कुछ इस तरह से, 1 और 2, 1 और 4, 1 3 4, 1 2 3 4। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो है वो मानव स्वास्थ्य और पौधों यानी पर्यावरण दोनों को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल कैंसर हो सकता है इससे।
आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं इससे, मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण हो सकता है इससे, और जैव संचय भी हो सकता है। तो सारे का सारा हो जाएगा 1 2 3 4 डी है इसका आंसर। देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण या रेडियोधर्मिता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके प्रभाव तीव्र और दीर्घकालिक हो सकते हैं। मानव स्वास्थ्य पर पर्यावरण का प्रभाव कैंसर हो सकता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है, खासकर ल्यूकेमिया, थायराइड कैंसर और फेफड़ों का कैंसर। आनुवांशिक उत्परिवर्तन, ठीक है, यह डीएनए को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो सकता है जो भविष्य की पीढ़ियों में पारित हो सकता है। मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण इन तीनों को दूषित कर सकता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र बाधित हो जाता है, हो सकता है, हो ही जाता है। जैव संचय की बात करें तो रेडियोधर्मी पदार्थ खाद्य श्रृंखला में जमा हो सकते हैं, जो फूड चेन है उसमें जमा हो सकते हैं, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति हो सकती है। अब आ जाइए, जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है, यानी बायो रेमिडिएशन क्या होता है ये? रोगाणुओं व पीड़कों पर जैविक नियंत्रण होता है क्या? शरीर में अंगों का प्रत्यारोपण, सूक्ष्म जीवों यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी सहायता से रोगों का निदान करना, या फिर जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन। देखिए, जैव उपचारण होता है जीवों के द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बायोरेमिडिएशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक या पौधे किसी दूषित स्थल से प्रदूषकों को हटाने या निष्क्रिय करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इस विधि का उपयोग तेल, रिसाव, भारी धातुओं, कीटनाशकों और अन्य पर्यावरणीय प्रदूषकों को साफ करने के लिए किया जा सकता है। देखिए, सूक्ष्म जीव प्रदूषकों को, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं प्रदूषकों को कम हानिकारक पदार्थों में तोड़ देते हैं, जिन्हें बाद में पर्यावरण में सुरक्षित रूप से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, रासायनिक या भौतिक विधियों की तुलना में बायो रेमिडिएशन को प्रदूषण को साफ करने का एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल तरीका माना जाता है, जैव उपचारण को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में वृद्धि को लेकर बढ़ती चिंता है। उसी से रिलेटेड निम्नलिखित कुछ कथन है, इन पर विचार करना है आपको। पहला क्या है? नदमुख से पोषक तत्वों का निर्वहन, मानसून के दौरान भूमि से अपवाह, समुद्र में अपवेलिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना। अब इन चारों में से ये बताइए जरा कि उपरोक्त में से कितने कारक हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के लिए कारण हैं, यानी अलगल ब्लूम जो बन जाता है किसी पारिस्थितिक तंत्र में या जलाशय में। नदमुख का मतलब यहाँ एस्चुरीज से है। ठीक है, देखिए, अलगल ब्लूम या शैवाल प्रस्फुटन होता है, सामान्य भाषा में समझे जैसे ये तालाब है, पौंड है, जलाशय है, इसमें नीली हरी शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, इतने ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए कि जल का जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, वो अवरुद्ध हो जाए। ठीक है, अब जब इतने ज़्यादा शैवाल हो जाएंगे, ठीक है, पानी दिखेगा नहीं, तो क्या होगा? जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है, जल का जो फ्लो है वो बाधित हो जाएगा, और मछलियाँ वो तो मर ही जाएंगी ना फिर। तो नदमुख से पोषक तत्वों का निर्वहन ये हो सकता है। मानसून के दौरान भूमि से अफवाह, इसके कारण भी समुद्र में अपवेलिंग से भी, और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना, ये चारों के चारों हैं। डी है इसका आंसर। ठीक है, तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी चार ही होंगे। डी है इसका आंसर। एनवायरमेंट इकोलॉजी का प्रश्न है वैसे तो ये। ठीक है, जो साइंस से अलग की गई है, ज्योग्राफी और साइंस से।
देखिए, शैवाल प्रस्फुटन यानी अल्गल ब्लूम एक ऐसी स्थिति है जिसमें पानी में शैवाल या साइनोबैक्टीरिया यानी नीली हरी शैवाल की संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है, जिससे पानी की सतह पर एक मोटी परत बन जाती है। यह घटना अक्सर पोषक तत्वों की अधिकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किन के कारण होती है, जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के कारण होती है, जो अक्सर कृषि अपवाह, सीवेज और औद्योगिक कचरे से आते हैं और जलाशय में मिल जाते हैं। ठीक है, तो अधिकता में आएंगे तो अधिकता में ही बढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया यानी नीली हरी शैवाल या शैवाल। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी हार्मफुल अल्गल ब्लूम। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन तब होता है जब पोषक तत्वों की प्रचुरता और अनुकूलन पर्यावरण परिस्थितियों के कारण शैवाल अत्यधिक बढ़ते हैं। यह प्रस्फुटन पानी में ऑक्सीजन को कम कर सकता है, विषाक्त पदार्थ छोड़ सकते हैं और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, हानि पहुंचा सकते हैं। स्टेटमेंट बनाकर भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम्स में, जो शैवाल प्रस्फुटन है उससे क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ जाती है जलाशय में, तो बढ़ नहीं जाती, कम हो जाएगी। ठीक है, और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को लाभ नहीं होगा, हानि होगी। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नदमुख से पोषक तत्वों का निर्वहन यानी डिस्चार्ज ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एस्चुरीज। तो एस्चुरीज अक्सर कृषि अपवाह, सीवेज और औद्योगिक कचरे को ले जाते हैं, जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यह शैवाल के विकास को बढ़ावा देते हैं, इसलिए पहला वाला सही है। इनको जरूर याद रखना कि किसके कारण होता है अल्गल ब्लूम। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता होती है जलाशय में, हो जाती है जलाशय में। अब मानसून के दौरान भूमि से अपवाह। ठीक है, तो मानसून की बारिश उर्वरक, कीटनाशक और कार्बनिक पदार्थों को कृषि और शहरी क्षेत्रों से समुद्र में ले जाती है। इससे शैवाल को पोषक तत्व मिलते हैं, तो दूसरा वाला भी सही हो गया। ठीक है, समुद्र में अपवेलिंग यानी अपवेलिंग इन द ओशियन। अपवेलिंग पोषक तत्वों से भरपूर गहरे पानी को सतह पर ले आता है, जिससे शैवाल का विकास होता है, तो तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र की सतह का तापमान बढ़ना यानी राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। गर्म पानी शैवाल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है और खिलने के मौसम को बढ़ा सकता है, इसलिए चौथा वाला भी सही है। अब ये स्थिति है, देखो। ठीक है, ये है जलाशय। अब जलाशय के ऊपर ब्लू ग्रीन एल्गी इतनी फैल गई है कि कैसे जो वाटर का फ्लो है वो करेगा, पूरा बाधित हो जाएगा। अब इस तरह से देखो कितनी मोटी चादर सी बन गई है। अब कहाँ तैरेंगी मछलियाँ, इसमें मर जाएंगी। जलीय पारिस्थितिक तंत्र खराब हो गया ना, ये ऑक्सीजन कम है, जलाशय का फ्लो कम है, मर गई बेचारी। अगला प्रश्न है, महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कितने, 4 कथन हैं। और फिर पूछा है कि उपरोक्त में से कितने महासागरीय अम्लीकरण के कारण चिंता का विषय हैं। चलिए, पहला है फाइटोप्लैंक्टन। कौन से वाले, कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन के विकास और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। प्रवाल भित्तियों के विकास और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ ऐसे जानवरों का अस्तित्व जिनके लार्वा फाइटोप्लैंक्टन है, प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ जाएगा। पूछा गया, उपरोक्त में से कितने महासागरीय अम्लीकरण के कारण चिंता का विषय है। यानी अगर महासागर का जो अम्लीकरण ये जो बढ़ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है इनसे। देखिए, बिल्कुल फाइटोप्लैंक्टन के विकास और अस्तित्व पर प्रतिकूल, जहाँ जहाँ प्रतिकूल प्रभाव है उसको करेक्ट करते जाइए। प्रतिकूल प्रतिकूल प्रतिकूल। प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ के विकास और अस्तित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यहीं अनुकूल होता तो गलत हो जाता। सही है, सही है। कुछ ऐसे जानवरों का अस्तित्व जिनके लार्वा फाइटोप्लैंक्टन है, बिल्कुल प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा। ऊपर के तीनों तो सही हो गए। अब चौथा वाला है, महासागरों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कम हो जाएगा, जिससे जलवायु परिवर्तन और बढ़ जाएगा। इसको करेक्ट करें या नहीं, ये भी सही है। चारों के चारों सही हो गए, तो इसका भी उत्तर सभी चारों वाला ही हो जाएगा, डी है इसका आंसर। देखिए, महासागरीय अम्लीकरण कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि कोकोलिथोफोर्स को उनके कैल्शियम कार्बोनेट के कवच बनाने के लिए आवश्यक कार्बोनेट आयनों की
उपलब्धता को कम करता है, तो पहला वाला सही है। प्रवाल यानी कोरल रीफ अपने कंकाल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट पर निर्भर करते हैं और बढ़ती अम्लता प्रवाल विकास को कमज़ोर करती है। ठीक है, जो अम्लता बढ़ रही है ना समुद्र की, वो प्रवाल के विकास को यानी जो कोरल है उनके विकास को कम करती है, जिससे प्रवाल भित्तियाँ यानी जो कोरल रीफ हैं उनका क्षरण और प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग होती है। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तीसरा है कई समुद्री प्रजातियां जैसे कि मोलस्क हो गया, इचिनोडर्म हो गया, इनमें लार्वा होते हैं जो स्थिर पीएच स्तर पर निर्भर करते हैं। अम्लीकरण उनके विकास और उत्तरजीविता दर को बाधित करता है, तो तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। और जैसे जैसे महासागर अधिक अम्लीय होते जाते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की उनकी क्षमता कम होती जाती है, जिससे होता क्या है, वायुमंडलीय CO2 का स्तर बढ़ जाता है और जलवायु परिवर्तन और बिगड़ जाता है। तो चौथा वाला भी सही हो गया। चलिए, आठवां प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां यानी कोरल रीफ और उनके आवासों के लिए प्रमुख खतरे क्या हैं? दो ही खतरे हैं, गर्म होती जलवायु, मछली पकड़ने की असावधानीपूर्ण प्रथाएं। दूसरा तो है क्या पहला वाला भी है? पहला भी है, करेक्ट है दोनों के दोनों। देखिए, अत्यधिक मछली पकड़ना और विनाशकारी मछली पकड़ने की तकनीकों का उपयोग जैसी असावधानीपूर्ण मछली पकड़ने की प्रथाएं पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करके और भित्तियों की भौतिक संरचना को नुकसान पहुंचाकर प्रवाल भित्तियों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करती हैं। जलवायु के गर्म होने से समुद्र का तापमान बढ़ जाता है, जिससे प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग होता है या होती है, जहां प्रवाल अपने ऊतकों में रहने वाले सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं, जिससे वे सफ़ेद हो जाते हैं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ठीक है, अब कोरल ब्लीचिंग हो गई, कोरल जब रंग बिरंगा रहा ही नहीं तो बचा क्या, उसमें वाइट हो गया। दोनों कारक प्रवाल भित्ति पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण में योगदान देते हैं, जो समुद्री जैव विविधता, तटीय संरक्षण और लाखों लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ जो हैं वो पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्रों में से एक हैं। उनका स्वास्थ्य समुद्री वातावरण के समग्र स्वास्थ्य का एक मजबूत संकेतक है। ठीक है, यानी कोरल रीफ अगर स्वस्थ हैं तो समझ लीजिए समुद्र जो है वो स्वस्थ है। जैसे कि लाइकेन के प्लांट पर्यावरण प्रदूषक के सूचक का काम करते हैं ना। अगर उस एक विशेष स्थान पर लाइकेन का पौधा नहीं पैदा हो पा रहा है तो क्या है, बहुत अधिक प्रदूषण है वहाँ पर, और अम्ल वर्षा सूचक के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि हुई है, हो भी रही है, यद्यपि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा निचले वायुमंडल में नहीं रहता है। इसका कारण निम्न है, इसका बाहरी समताप मंडल में प्रवेश, महासागरों में पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ध्रुवीय बर्फ की टोपियों में हवा का फंसना। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, मानवीय गतिविधियों के कारण जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी सांद्रता में वृद्धि हुई है। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा निचले वायुमंडल में नहीं रहता है। क्या कारण है इसका? इसका बाहरी समताप मंडल में प्रवेश। देखिए, सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। अभी जो CO2 है ना, ये तो इस क्षोभ मंडल और समताप मंडल से के बीच में रहती है। अब ये आउटर स्ट्रेटोस्फीयर बोल रहा है, ये क्षोभ मंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फीयर, ये समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। यहीं तक ही है सीमित CO2। ये बाहरी अंतरिक्ष तक कहाँ जा पाती है? इसका बाहरी समताप मंडल में प्रवेश, ये गलत है पहला वाला। महासागरों में पादप प्लवक द्वारा प्रकाश संश्लेषण, ये ठीक है। ध्रुवीय बर्फ की पेटियों में हवा का फंसना, ये भी है। तो दूसरा और तीसरा भी है इसका आंसर। एक से एलिमिनेट हो जाता वैसे तो ये। अच्छा, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन UPSC वाले एडेड हो गए हैं पूरे एकदम बढ़िया। देखिए, CO2 जो है ना एक भारी गैस है और अंतरिक्ष में नहीं जाती।
ठीक है, इसके बजाय यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल में रहती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देती है। तो पहला वाला तो गलत हो गया। ठीक है, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में रहती है, वो बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि ऊपर रहती है ओजोन। देखिए, पादप्लवक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडलीय CO2 का अवशोषित करते हैं, वैश्विक कार्बन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागर एक प्रमुख कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वायुमंडल में CO2 के स्तर को कम करने में सहायता मिलती है। तो दूसरा वाला करेक्ट है। देखिए, कुछ वायुमंडलीय CO2 बर्फ के कोर में फंस जाती है, जहां यह सदियों तक संरक्षित रहती है। यह भूवैज्ञानिक समय सीमा पर दीर्घकालिक कार्बन भंडारण में योगदान करती है और CO2 के स्तर को कम करने में एक प्रमुख कारक है। तो भैया तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला है गलत। ग्रीन हाउस में उपयोग किए जाने वाले जो कांच के पैनल होते हैं, किसको बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं वो? ये जो कांच के घर बनाए जाते हैं खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो वो क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश अंदर आ तो जाता, ऊष्मा बन जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, या निकलती है तो बहुत धीरे धीरे। तो ये आर्द्रता नहीं होगा इसका, वर्षा नहीं होगा, pH नहीं होगा। वर्षा कहाँ से आएगी, क्लास लग गया। तो ये है ऊष्मा। ग्रीन हाउस पौधों के लिए एक इष्टतम विकास वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ग्रीन हाउस में कांच के पैनल का प्राथमिक कार्य क्या है? सूर्य के प्रकाश को अंदर आने देना और अंदर ऊष्मा को बनाए रखना। ठीक है, यह बनाए रखी गई ऊष्मा एक गर्म वातावरण को बनाए रखने में मदद करती है, जो पौधों की वृद्धि विशेष रूप से ठंडे मौसम में आवश्यक है। ये सब पढ़ा होगा आपने स्कूल में। देखिए, ऊष्मा को रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा किया जाता है, जो सुनिश्चित करता है कि आंतरिक तापमान बाहरी तापमान से अधिक बना रहे, और ये चीज़ हमारे वायुमंडल पर भी पूरी पूरी काम करती है CO2 की वजह से। देखिए, यह प्रभाव न केवल पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है, बल्कि बढ़ते मौसम को भी बढ़ाता है। लेकिन यही चीज़ जब पृथ्वी पर हो रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए वो हानिकारक है। चलिए, 11वां प्रश्न क्या है? कथन कारण वाला कथन क्या है? आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है। ये तो ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन हो गई, क्योंकि पौधों की वृद्धि के लिए आर्द्रता महत्वपूर्ण है। देखिए, आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है, तो कथन तो ठीक है। अब कारण इसकी व्याख्या तो कर ही नहीं रहा है। पौधों की वृद्धि के लिए आर्द्रता आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ये दोनों के दोनों ठीक है। ठीक है, तो व्याख्या तो नहीं कर रहा है, ठीक दोनों है। तो CD को हटा दीजिए, B है इसका आंसर। आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा है और पौधों की वृद्धि के लिए आर्द्रता आवश्यक है। देखिए, आर्द्रता हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को संदर्भित करती है। पौधों की वृद्धि के लिए आर्द्रता महत्वपूर्ण है। यह हवा में नमी की मात्रा का माप है और मौसम, जलवायु और इंडोर वातावरण को प्रभावित करती है। आर्द्रता को आमतौर पर प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसे सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता के प्रकार, निरपेक्ष आर्द्रता हो गई, सापेक्ष आर्द्रता, और होती है विशिष्ट आर्द्रता। निरपेक्ष, यह हवा के प्रति इकाई आयतन में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। सापेक्ष, यह हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा का अधिकतम संभव मात्रा के साथ अनुपात है, जो उस तापमान पर निर्भर करता है। और विशिष्ट, यह हवा के प्रति इकाई द्रव्यमान में मौजूद जलवाष्प की मात्रा। अब ये क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इन यौगिकों का उपयोग विभिन्न प्रकार की शीतलन प्रणालियों में किया जाता है, जिसमें एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर शामिल हैं। CFCS ऊष्मा हस्तांतरण में कुशल होते हैं और इनका कम क्वथनांक होता है। 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल CFCS के उत्पादन और खपत को समाप्त नहीं करता है। ओजोन परत पर इनके हानिकारक प्रभावों के कारण इनका उपयोग बहुत कम हो गया है। ये करता है, देखिए बिल्कुल करता है, यहाँ लिखा नहीं करता है। करने के लिए तो बनाया गया 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, गलत है यहाँ पर, बाकी सारे सही हैं।
देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs मुख्य रूप से अपनी कम विषाक्तता, अज्वलनशीलता और स्थिरता के कारण प्रशीतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में और फ्रीजर में जैसी शीतलन प्रणालियों में। देखिए CFCs को प्रशीतन प्रणालियों में पसंद किया जाता है क्योंकि वे ऊष्मा हस्तांतरण में कुशल होते हैं और उनका क्वथनांक जो होता है वो कम होता है। हालांकि ओजोन पर इनके हानिकारक प्रभावों के कारण इनका उपयोग बहुत कम हो गया है। 1987 में हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन को कम करने वाले पदार्थों जिनमें CFCs भी शामिल है के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। तो सी वाला गलत है। ठीक है। वैकल्पिक प्रशीतक जैसे कि हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अब आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं। तो CFCs की जगह अब क्या उपयोग किया जाता है? HCFCs और HFCs, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। घरेलू सीवेज में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अपघटन में मदद करने वाले प्राथमिक कारक डैश हैं: क्लोराइड, नाइट्रेट, जीवाणु, फॉस्फेट। जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, इसमें है जीवाणु। देखिए बैक्टीरिया यानी जीवाणु घरेलू सीवेज में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों यानी बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के अपघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं जिन्हें आगे संसाधित किया जा सकता है और सीवेज से हटाया जा सकता है। सीवेज उपचार के विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के जीवाणु शामिल होते हैं जिनमें एरोबिक और एनारोबिक जीवाणु शामिल हैं। ये जो एरोबिक जीवाणु हैं, एरोबिक जीवाणुओं को कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि एनारोबिक जीवाणुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी में गैर लक्षित जीवों के लिए विषाक्त नहीं है? अक्सर जो जनरल साइंस के प्रश्न होते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के एग्जाम्स में जो है, एक बार उनका अंग्रेजी रूपांतरण जरूर देख लेना। ठीक है। कुछ शब्द हिंदी में इतने क्लिष्ट लिखे होते हैं लेकिन उनका अंग्रेजी रूपांतरण बहुत ही आसान होता है। जैविक उर्वरक, कीटनाशक, शाकनाशी, कवकनाशी। देखिए मिट्टी में गैर लक्षित जीवों के लिए जो हानिकारक है, पेस्टिसाइड है, बिल्कुल कीटनाशक है, हर्बिसाइड, शाकनाशी भी है, कवकनाशी फंगीसाइड भी है, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तो उनके लिए लाभकारी हैं। तो नहीं कौन सा है विषाक्त? तो पहले ही नहीं है। देखिए जैविक उर्वरक जो है पौधों और जानवरों की सामग्री से प्राप्त होते हैं। इनमें खाद, गोबर, हड्डी का चूरा और हरी खाद शामिल है। ये उर्वरक मिट्टी की संरचना में सुधार करते हैं और पानी तथा पोषक तत्वों को बनाए रखने की इनकी क्षमता को बढ़ाते हैं। ये रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विपरीत मिट्टी में गैर लक्षित जीवों के लिए हानिकारक नहीं है। बायो फर्टिलाइजर्स। 15 प्रश्न क्या है? नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से किनका आमतौर पर ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 239, यूरेनियम 235, यूरेनियम 230, यूरेनियम 135 और प्लूटोनियम 139, प्लूटोनियम 235, प्लूटोनियम 239, प्लूटोनियम 235। देखिए यूरेनियम 235 है और प्लूटोनियम 239 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाभिकीय ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो रेडियोधर्मी समस्थानिकों से जुड़ी नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। इस प्रकार की ऊर्जा विखंडन और संलयन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से मुक्त होती है। विखंडन में परमाणु नाभिकों का विभाजन और संलयन में परमाणु नाभिकों का जुड़ना। स्कूल में पढ़ा होगा। देखिए नाभिकीय विखंडन में जो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 जैसे समस्थानिकों का उपयोग आमतौर पर ईंधन के रूप में किया जाता है और उनके नाभिकों को तोड़कर गर्मी के रूप में बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। काफ़ी बड़ा सा टेस्ट हो गया है 20 प्रश्नों वाला ही। प्लास्टिक के संशोधित और पुनर्चक्रित रूप से प्राप्त होने वाले महीन चूर्ण को क्या कहा जाता है? पॉलीथीन, पॉलीएथिलीन, पॉलीस्टाइरेन या पॉलीब्लेंड? प्लास्टिक के संशोधित और पुनर्चक्रित रूप से प्राप्त होने वाले महीन चूर्ण को
क्या कहा जाता है? पॉली ब्लेंड। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, पॉली ब्लेंड जो है वो प्लास्टिक के संशोधित और पुनर्चक्रित रूप से बनाया गया एक महीन चूर्ण है। यह सामग्री सड़क निर्माण, सड़कों के स्थायित्व और दीर्घायु को बेहतर बनाने के लिए आमतौर पर उपयोग की जाती है। पॉली ब्लेंड प्लास्टिक को एक उपयोगी सामग्री में पुनर्चक्रित करके प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद करता है। 17वां प्रश्न है, रेडियोधर्मी समस्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को डैश कहा जाता है? रेडियोधर्मी समस्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा तो भैया नाभिकीय ऊर्जा ही होगी ना, डी है इसका आंसर। देखिए, रेडियोधर्मी समस्थानिकों के उपयोग से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा को ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत माना जाता है, जिससे पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में प्रति इकाई ईंधन का ऊर्जा उत्पादन बहुत अधिक होता है। उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग भाप उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जो टरबाइनों को चलाकर बिजली उत्पन्न करती है। चलिए, 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के उपाय के रूप में नहीं माना जा सकता? ऊर्जा का कुशलतापूर्वक उपयोग करो, जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी ले आओ, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी कर दो, वनों की कटाई कर दो। ये भी है, ये भी है, ये भी है। वनों को बचा दो, काटो मत उनको। वनों को बचाओ और पेड़ लगाओ। देखिए, वनों की कटाई का अर्थ है कि मनुष्यों द्वारा वनों की सफाई करना, जिससे वनों का स्थायी विनाश हो सकता है। यह ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह उन पेड़ों की संख्या को कम करता है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकते हैं या करते ही हैं। देखिए, पेड़ जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वन मत काटिए, पेड़ लगाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। नए पेड़ लगाओगे 20 साल लग जाएंगे, उसको 50 साल लग जाएंगे, इतना तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी ना। इससे अच्छे जो लगे हुए हैं बट के वृक्ष या वन, जो सबसे ज़्यादा कार्बन कैप्चर करते हैं, उन्हीं को बचा लो। वनों की कटाई स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को भी बाधित करती है, जिससे जैव विविधता का नुकसान होता है और वन्य जीवों के आवास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घरेलू सीवेज में जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के अवघटन में मदद करने वाला प्राथमिक कारक डैश है, तो ये बैक्टीरिया है। इसी तरह का क्वेश्चन ऊपर भी था, जीवाणु है। देखिए, जीवाणु यानी बैक्टीरिया घरेलू सीवेज में कार्बनिक पदार्थों के अवघटन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक कारक है। वे जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जटिल कार्बनिक यौगिकों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और पोषक तत्वों जैसे सरल पदार्थों में तोड़ते हैं, ठीक है। जटिल यौगिक किस में टूट गए? सरल पदार्थों में। तो सरल पदार्थों में टूट गए तो पर्यावरण के लिए लाभदायक ही हो गए, खाद बन गया। 20वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटकों यानी डिकम्पोजर की पहचान कीजिए। देखिए, अपघटक या डिकम्पोजर होते हैं जो मरे हुए या सड़े गले पदार्थों को या अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। आसान भाषा में समझें तो खाद बना देते हैं। अब खाद बन गई तो वापस मिट्टी में चली जाएगी, मिट्टी में चली जाएगी तो हरे पेड़ पौधे के लिए वो खाने का काम करेगी ना। तो ये हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक, ठीक है। विषाणु नहीं है अपघटक, विषाणु जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। आकशेरुकी जीव भी हैं डिकम्पोजर। तो सबसे अच्छा उत्तर तो ए में मिलेगा, यहाँ पर ए है इसका आंसर। किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक यानी डिकम्पोजर वे जीव हैं जो मृत पौधों और जानवरों के कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर पोषक तत्वों को पुनः चक्रित करते हैं। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया यानी जीवाणु और कवक होते हैं यानी फंगस, लेकिन इनमें कुछ कीड़े और अकशेरुकी जीव भी शामिल हैं। तो कीड़े, अकशेरुकी जीव, बैक्टीरिया, कवक, ABCD करके आया तो सबको याद रखिएगा, ठीक है। केंचुआ भी है, अपघटक का काम करता है। कुछ इस तरह से इस ग्राफ में देखते हैं हम। मान लीजिए किसी पारिस्थितिक तंत्र की फूड चेन चल रही है। अब इसमें उत्पादक कौन है, प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर है इसमें हरे पेड़ पौधे, क्योंकि किसी से भोजन थोड़ी खुद से बनाते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मिट्टी से जल लेकर, वायुमंडल से CO2 लेकर। अब ये प्राथमिक उपभोक्ता है,
ये उत्पादक हो गए हरी घास। अब इसको कौन खाएगा? इसको खाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी जंतु। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो रैबिट भी हो सकता है, ठीक है, टिड्डी भी हो सकती है, चूहा भी हो सकता है, ठीक है। इनको खा लिया, इन ये तीनों खा सकते हैं। अब इनको खाने वाले हो गए द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है, जैसे कि बर्ड हो गई, फ्रॉग हो गई, उल्लू हो गया, फॉक्स हो गई। इन तीनों को भी जो खा ले वो हो गया तृतीय उपभोक्ता, यानी स्नेक हो गया, ये हो गई, ठीक है। इसके ऊपर मनुष्य हो गया, ठीक है, वो भी तृतीय उपभोक्ता में आता है, उच्च मांसाहारी में आता है। इन सभी के ऊपर होते हैं वो अपघटक, जो ऊपर था, यानी डिकम्पोजर, यानी छोटे कीड़े मकोड़े, कवक, फंगस। तो फंगस तो इस उल्लू की बॉडी को भी डिकम्पोज कर देगा, फॉक्स की बॉडी को भी डिकम्पोज कर देगा, स्नैक को भी डिकम्पोज कर देगा। कोई पेड़ पौधा मर गया उसको भी खाद बना देगा वो। तो इन सभी को खाद बनाकर वापस भेज देगा वो अपघटक मिट्टी में ही। अब मिट्टी में जाएंगे तो किसके लिए उपयोगी हो गए? उत्पादकों के लिए, क्योंकि खाद मिल गई। अब ये फिर से खाद मिल गई, फिर से बड़े हो गए। तो इसी तरह से फूड चेन चलती रहती है किसी पारिस्थितिक तंत्र की। 20 प्रश्न थे ये, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इनकी। धन्यवाद।